बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, उज़ैर बलोच, निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री की जो आतिशज़दगी हुई थी, इससे मुतल्लिक GIT रिपोर्ट्स बिल आखिर सिंध हुकूमत ने कल जारी कर दी और वेबसाइट पर उन्होंने जारी की। तहम आज वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी साहब ने, जिन्होंने कुछ रोज़ कबल ये मामला कौमी असम्बली में भी उठाया था और इस मामले को वो परसू भी कर रहे हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि जो सिंध हुकूमत की जानिब से उज़ैर बलोच साहब की रिपोर्ट जारी की गई है वो तहरीफ शुदा है, यानी उसमें तब्दीलियां की कर दी गई हैं। और उनके मुताबिक जो अली जैदी साहब ने भी एक रिपोर्ट जारी की है जो कि 43 सफ़ात पर मबनी है, जबकि सिंध हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट 35 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और अली जैदी साहब के मुताबिक इसमें जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के नाम जो हैं वो हज़फ कर दिए गए हैं और वो एक बयान भी अपना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि उज़ैर बलोच का बयान हल्फी है, वो 164 के तहत वो बता रहे थे और उसके मुख्तलिफ सफ़ात भी दिखा रहे थे। और बेसिक उनका नुक्ता ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब इसका सो मोटो नोटिस लें और जो रिपोर्ट अली जैदी साहब के पास है और जो रिपोर्ट सिंध हुकूमत ने जारी की है, तीनों GIT से मुतल्लिक, क्योंकि बहुत ही चशम कुशा इंकिशाफात से भरपूर ये रिपोर्ट्स हैं। और इसमें उज़ैर बलोच सियासी और लिसानी बुनियादों पर 198 अफराद के कत्ल का एतराफ़ करता है। साने बल्दिया में आपको याद होगा 2012 में ही हुआ था, 259 लोग जो हैं उन्हें वो बेचारे जल कर फौत हो गए थे और आग लगा दी गई थी और भत्ते का मामला जो है वो सामने आया था। वो GIT और डॉक्टर निसार मुराई साहब की रिपोर्ट करप्शन और किकबैक्स का जो है वो एक शाखसाना जो है उसमें पेश किया गया है। तो इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब से उनका ये गुजारिश थी कि एक 184(3) के तहत सो मोटो नोटिस ले और ये जो GIT रिपोर्ट है इस पर अमल दरामद किया जाए और जो इसके पीछे किरदार हैं जिनके कहने पर ये करप्शन, कत्ल, भत्ताखोरी, लूटमार हुई, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ये मामला मीडिया में जेर बहस है, आज इस पर भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे कि एक तो क्या वजह बनी कि सिंध हुकूमत ने, ये इतने पुराने वाकयात हैं 2012 के और 2016 की निसार मुराई साहब की रिपोर्ट है, ये 2020 में जाकर क्यों कर वेबसाइट पे डालकर पब्लिक की गई है। और ये जो अली जैदी साहब का इल्ज़ाम है कि ये तहरीफ शुदा है, इसमें बहुत सी अहम नुकात हज़फ कर दिए गए हैं और कोर्ट कर रहे थे नबील गबोर साहब को भी। इस मामले को ज़रा की छान पटक करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल हदफ तो हमारी राय में, प्रोग्राम सच के साथ की टीम की राय में ये होना चाहिए कि उन बेगुनाह लोगों को जिनको मार दिया गया, जो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे, जो मारने वाले हैं, जो उनके पनाही पर थे, जो उनके बैकर्स हैं, उन पे घेरा तंग किया जाए और उनको करारवा की सजा दिलवाई जाए, ना कि इख्तलाफी सियासत में पड़ जाए। और ऐसे लग रहा है जैसे PTI बामुकाबला पीपल्स पार्टी, विफाक बामुकाबला सिंध हुकूमत है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए पहले हाफ में हमारे साथ दो सरगर्दा PTI और पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, दोनों अपनी अपनी फील्ड में बड़ा ज़बरदस्त नाम और मुकाम रखते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, DSNG लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और उनके साथ शरीक गुफ्तगू हैं फैसल करीम कुंडी साहब, स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा। मैं फैसल करीम कुंडी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा, बताइएगा इतनी देर करके क्यों ये रिपोर्ट आप लोगों ने पब्लिक की, GIT की? फैसल करीम कुंडी साहब और अली जैदी साहब कह रहे हैं कि ये जाली GIT रिपोर्ट्स आप लोगों ने वेबसाइट पर डाल दी हैं, जो असल हकायक है उन्हें मस्क कर दिया गया या हज़फ कर दिया गया है। फैसल करीम कुंडी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पार्लियामेंट के फ्लोर पे नशे जी, अल्लाह ताला के नामों के नीचे खड़े होकर एक बहुत चीजों और बहुत से लोगों का नाम भी लिया, पार्टी लीडरशिप के मुताबिक कहा, बाकी से भी कहा जी। और आज जब GIT का देखा उसमें 2 लोगों के सिग्नेचर्स मिसिंग हैं, मतलब है कि मुकम्मल GIT नहीं है। हमने तो कहा कि हमने सिंध हुकूमत की GIT दी, हमने वेबसाइट पे लगा ली, चाहे वो 30 सफ़े 35 सफ़े जो भी हैं, जो इनको एतराज है कि ये 10 सफ़े मिसिंग है। तो ये हमें पहले अली जैदी साहब सवाल पूछते हैं कि ये आप, चलो हम सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आप बहरी जो है अमूर के वजीर हैं, आपको ये GIT रिपोर्ट किसने दी है, किसने आपको दिया है? आपने किसी से ली है, किसने आपको दी है, या आपने किसी से कहलवा के चोरी करवाई है, या कहीं से अपने असर रसूख इस्तेमाल करके करवाई है? जिसमें अभी भी 2 इम्पोर्टेंट जो है इदारों के दस्तखत जो है वो मिसिंग है। निसार मुराई की अगर आप देखें उसके ऊपर हमारे उस पे जो है पूरे उस पे सिग्नेचर्स हैं। अब ये चीजें उस पे उन्होंने पॉलिटिकल लोगों के नाम भी लिए हैं और हम पार्टी मशावरत के बाद
हम शायद उसके खिलाफ कोर्ट में भी जाएं आसिफ जरदारी कि साहब, ये जो फरियाल इमाम जो है कालपूर साहबा, सेनेटर यूसुफ बलोच, अब्दुल कादिर पटेल, उन सब के नाम ले रहे हैं। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि हमारे साथ हमारे साबिक होम मिनिस्टर थे जुल्फिकार मिर्जा साहब, जी। जिनको आपने हमने सबने कुरान पे हल्फ लेते हुए देखा, उसका तो कहीं पे जिक्र नहीं है। उसका तो उन्होंने अली जहरी साहब ने बताया नहीं कुछ उनके मुतालिक। जिक्र किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था जी जुल्फिकार मिर्जा साहब का। फैसल साहब खता कलामी के लिए माजरत है कि जुल्फिकार मिर्जा साहब का जिक्र किया है। हम सब ने देखा। एक और चीज जी, आज अली जहरी साहब ने बात की कि सुप्रीम कोर्ट को जाना चाहते हैं। जी। हम कहते हैं बिल्कुल जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, उनको इसमें भी जाना चाहिए। देखें, इसमें बहुत सी और चीजें भी हैं। इसमें सिर्फ ये नहीं है, आप उस पे उनमें भी जो है जिनके कत्लों के वो एमक्यू पर हैं, जो है साहिवाल इंसिडेंट पे जाए। अच्छा, जुल्फिकार मिर्जा के मुतालिक बताएं। आज मैं ट्वीट देख रहा था, इनाम गंडापुर जो इसरार गंडापुर के भाई हैं, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाए। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अपील जमा की है। सबके को जाना चाहिए। हम कहते हैं साहिवाल इंसिडेंट है, दाऊद एसपी है, इसरार गंडापुर है, जितने भी हैं जाए सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल आना चाहिए, सबकी आना चाहिए, कौन किसके साथ है। बहुत सी ऐसी चीजें जो इनके कानून में बैठे हुए हैं। अब इस तरीके से अब आप मुझे बताएं, अली जैदी के महकमे के मुतालिक बताएं, जिस पे उनके अपने ही डिपार्टमेंट ने इल्जाम लगाया कि हमें जबरदस्ती कहा जा रहा था। आप लोग केस ले आए ना उसके खिलाफ? आप लोग केस ले आए? किया गया, फिर वो कोर्ट के जरिए उनके जो है जो केपीटी के चेयरमैन जो है वो कोर्ट के जरिए उनके उसमें बैठे हुए हैं। तो ये चीजें जो है पहले, अच्छा फिर देखें पायलटों के, मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट इसे भी एक्शन ले। जो पायलट पे आते हैं सर, पहले ये मामला, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की हलाकतें हुई हैं। मैं फैसल साहब आपकी इजाजत से सदाकत अली अबाई साहब को भी शामिल करता हूं। पायलट्स के इशू पर भी आएंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है सेनेटर शिबली फराज साहब ने, फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, कि कितने पायलट्स को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है और ग्राउंड किया गया है, और जो क्लियर है वो हवाबाजी कर रहे हैं। सदाकत अली अबाई साहब, सर ये जो नुक्ता उठाया है, जाहिर बात है फैसल करीम कुंडी साहब ने, कि ये रिपोर्ट बहरी उमूर के वफाकी वजीर अली जैदी साहब के हाथ कैसे लग गई? सदाकत साहब। नवाज साहब बहुत शुक्रिया। जी 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 मैं मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया और अपने प्रोग्राम में बुलाया। सबसे पहले इस बात पे कि अली जैदी साहब के ये रिपोर्ट हाथ कैसे लग गई और उन्होंने क्यों बाहर निकाल दिया और ये क्यों रिपोर्ट पब्लिक होगी, तो ये तो एक इस पर भी मैं जवाब दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये बात कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और 2016 से ये JIT रिपोर्ट है और ये किसी एक शख्स के नहीं, 198 अशखास को मारने का उनका बयान है, बयान हल्फी है, और 260 के करीब लोग जो है बल्दिया फैक्ट्री में जले हैं और इनकी उधर हुकूमत थी। तो पहली बात यह कि इतना रिपोर्ट देर से क्यों आई, इन्होंने खुद क्यों नहीं रिपोर्ट पब्लिक की ताकि लोगों को उन चीज़ों को एक्सपोज करें, नंबर एक। नंबर दो, मैं शुरू से देख रहा हूँ कि जैदी साहब का ताल्लुक कराची से है। वो 2016 में रिपोर्ट मांगते हैं, 2017 में वो चीफ सेक्रेटरी के पास जाते हैं, 2017 में वो कोर्ट में जाते हैं और वो तब से रिपोर्ट मांग रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उनकी इस जद्दोजहद से आज कौम के सामने रिपोर्ट एक नज़र आई। अब आप रिपोर्ट के मंदरजात पे जाएं तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, इनकी लीडरशिप की टॉप, चाहे वो जरदारी साहब हों, चाहे फरियाल साहिबा हों, या इवन वजीर आला जो साबिक वजीर आला कायम अली शाह साहब हैं, उन पे डायरेक्ट माफियाज और किराए के कातलों को सपोर्ट करने के इल्ज़ामात हैं। इतने संगीन इल्ज़ामात का जवाब अली जैदी को बुरा भला कह के, एक अली जैदी ने रिपोर्ट क्यों शाया की और जिनके मिनिस्टर्स अली जैदी के बारे में पर्सनल रिमार्क दे रहे थे, अली जैदी करप्ट हैं, सब कुछ है, मान लेते हैं। लेकिन ये बात बहुत बड़ी है कि 400-450 बंदों की जानों का, जिसमें कोई उनका कोई झगड़ा नहीं था, उनको अलेजेडली भत्ते के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए हुकूमती सरप्रस्ती में कत्ल किया गया। और जो बयानात आ रहे हैं, जो उसका बयान हल्फी है, उसके मुताबिक तो वो SHOs की ट्रांसफरें भी करता रहा, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन में सपोर्ट भी करता रहा। तो इन बातों का जवाब ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो अली जैदी के इस अमल से बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी उस पर 4 साइन है और जो रिपोर्ट इन्होंने दी उस पर भी 2 साइन जो है वो मिसिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से आप लोगों ने 100 उनको सजा देने का मुतालबा किया है। फेडरल गवर्नमेंट इस पे एक्ट भी तो खुद से कर सकती है ना। आपके पास इदारे हैं, ये जो JIT की रिपोर्ट आपके पास है, फेडरल मिनिस्टर साहब के पास है, इस पे आप लोग खुद से भी तो एक्ट कर सकते हैं ना, कि ना कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखें। फेडरल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, आप इस पे एक्शन क्यों नहीं लेते JITs पे?
अनवार साहब 18वीं तरमीम के बाद जितना प्रोसिक्यूशन है, जितनी ये इदारे हैं, अक्सरियत इनकी वो सूबाई हुकूमतों के अंडर है, तो आप क्या समझ सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जहां हमारे साकिब निसार चीफ जस्टिस शर्जील मेमन साहब से अलेजेडली एक शराब की बोतल रिकवर करते हैं, तो बाद में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसको शहद बना देती है, जहां पे चीफ जस्टिस के सामने इस तरह का वाक़या हो सकता है। आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि उन्हीं के नीचे वो इदारे हों और उन्हीं की लीडरशिप पे डायरेक्ट इल्ज़ाम हो तो वो फेयर हो सके? इसका कोई और इदारा नहीं है। अगर फेडरल गवर्नमेंट करेगी तो वो सूबाई खुद मुख्तारी और 18वीं तरमीम और इनके इख्तियारात और पॉलिटिकल झगड़ा पड़ जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। अगर हमारी कोई गलती है इसमें तो हमें पकड़ा जाए, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, और अगर हुकूमत ही लोगों की जान लेने में किसी तरह से कंप्लेसेंट है या उसमें इन्वॉल्व है या उसकी पॉलिटिकल उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है रियासत पाकिस्तान पे। मेरा ख्याल है ये किसी सियासी झगड़े, किसी इल्ज़ाम तराशी, किसी करप्शन से बहुत बड़ा केस है। इसलिए इंसानी अलमिया है कि इतनी इंसानों की जान गई और आज हम उस पर सियासत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने मैं आपसे जानना चाहूंगा, रिपोर्ट को छुपा के रखा। सदाकत अबाई साहब ने ये इंसानी अलमिया तो है, मैं खुद पढ़ रहा था जैसे मैंने इब्तिदा में कहा, चशम कुशार रिपोर्ट है। क्या वजह है कि सिंध की हुकूमत की कारकर्दगी में इस किस्म के जो बड़े बड़े ब्लैक एरियाज हैं, ग्रे एरियाज हैं, वो नजर आते हैं? करप्शन है मुबैना तौर पर, भत्ताखोरी है, पुलिस की नाअहली बताई गई, जो बल्दिया फैक्ट्री की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जिस एसपी ने बताया उसका शिकारपुर तबादला कर दिया गया। निसार मुराई साहब, इनके लिंक्स तो है ना, तस्वीर तो आप लोगों की है ना, उज़ैर बलोच की शर्मिला फारूकी साहबा के साथ, फरियाल टालपुर साहबा के साथ तस्वीर भी हैं, तो कनेक्शन तो पाया जाता था ना। ये अमन कमेटी, लियारी अमन कमेटी के सरबराह भी थे। मैं सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया इन्होंने। एमकेएम का जवाब नहीं दिया इन्होंने, ताहिर दावर का जवाब नहीं दिया इन्होंने, साहिवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने, इसरार गंडापुर का जवाब नहीं दिया। क्या ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में उनकी इंक्वायरी के लिए? उसका जवाब नहीं दिया। जब सवाल देखिए, आधा सवाल का जवाब दे दें। इन्होंने सिर्फ जो है खा गए, सिर्फ जो है बाकी सवाल खा गए, अपना जो है वो जो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा तू तू। ये जो 4 इंक्वायरी और पेंडिंग है, क्या ये हमारे हुक्मरान जमात के मेंबर ये बताएंगे कि इनके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में सो मोडक्शन के लिए कहेंगे जो इनकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है? क्या ये इसको भी मतलब है मेरे साथ इसको सपोर्ट करते हैं? मैं तो सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट कह रहे हैं, फैसल कुरैशी साहब कह रहे हैं सपोर्ट करता हूं। को मेरा वजीर है, मुशीर है, उन सबको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए अगर वो इन्वॉल्व है। तो मैं कुंडी साहब आपके मुतालबे की भरपूर सपोर्ट करता हूँ। उसका ताल्लुक एमक्यूएम से है, पीटीआई से है, जीडीए से है, पीपल्स पार्टी से है, पीपल्स अमन कमेटी से है, या किसी और बड़े आदमी से है, बिल्कुल जुर्म के मुताबिक सजा होनी चाहिए। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। चलें जी, सपोर्ट कर रहे हैं जी। कुंडी साहब आप बताएं कि क्या वजह सिंध में क्यों इतनी उंगलियां उठाई जाती हैं हुकूमत पे? इन्होंने की है। अभी देखें, हमने पहले कहा है कि ये कंट्रोवर्सी है। देखें, अली जैदी साहब का, हमें अभी तक अली जैदी साहब पहले बताएं कि इनके पास ये जेटी रिपोर्ट को किसने दी है? वो सुप्रीम कोर्ट में बता देंगे ना जब उनसे पूछेंगे। सर ये बताएं कि ये जो लिंकेजेस है ये क्यों एस्टैब्लिश हुए थे और अब क्या वजह बनी है कि रिपोर्ट में फिर देखें ना, बक स्टॉप्स तो आप पे होते हैं, आप लोग 12 साल से हुक्मरान तो है ना सिंध हुकूमत, सिंध के। भाई हम तो मराठा हैं, आपने हम पे कितने इल्जाम लगाए हैं? आपने आसिफ अली जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा, बाइज्जत बरी हुए, राजा परेशर बाइज्जत बरी हो चुके हैं, बाकी हमारे पार्टी के लीडरशिप बरी हो चुकी है। इल्जाम लगाना जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमारी पार्टी ने जन्म लिया है, इल्जाम हमारे ऊपर लगते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है कि हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगते। बिल्कुल जाएं, अदालत में जाएं, जेआईटी इनके पास अगर ओरिजिनल है, बिल्कुल ओरिजिनल इनके पास जेआईटी है, इनको जिसने दी है वो भी उनके साथ हो जाएं और जाएं कि जी अदालत में जाएं, उनको बोले कि जब आप लोग सिंध हुकूमत एक्शन क्यों नहीं लेती? सर सिंध हुकूमत लेना सूबाई सब्जेक्ट है, ये तो क्या सूबाई सब्जेक्ट है? ये इशू है। कराची में बल्दिया फैक्ट्री में आग लग गई, 20 करोड़ का भत्ता था, 260 लोगों की जानें चली गई, 198 लोगों के कत्ल होने की इतराफ करता है। ये मामला नहीं है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस का? देखें, बात मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रोविंशियल मैटर नहीं है, वो फेडरल मैटर है। ये जाए इनके वजीर दाखिला, इनके सूबाई हुकूमत खुद से क्यों नहीं एक्शन ले लेती इस जीआईटी पे? रजिस्ट्रार को लिखे लेटर। ये सब जो हमने जिक्र किया, जिन जिन जीआईटीज का हमने जिक्र किया, सबका लेटर लिखे, वन सॉल्वर एक कर दें। हम सब, मैं सपोर्ट करता हूँ, चले हम लोग सपोर्ट में। ये सब जीआईटीज की रिपोर्ट आनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी जब रिपोर्ट आई एयरक्राफ्ट की, जब जो क्रैश की आई, तो जिम्मेवार ठहरे कप्तान और कंट्रोल टावर। ऐसे ना फिर इनकी जो नायली की हुकूमत की रिपोर्ट आए
उसमें ऐसे ना हो कि इनकी कप्तान और कंट्रोल टावर भी पूरे इल्जाम आ जाएंगे, इनकी नाहली की वजह से ये जो पाकिस्तान है वो डूब गया है, खुदा ना खास्ता। तो ये चीजें जो है बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो है के खुले हैं। इन्होंने एक जज साहब का जिक्र किया, साकिब निसार साहब का, अच्छी बात है, बहुत दिनों बाद उनकी याद आ गई। उनका वो डैम किधर गया, वो पैसे किधर गए, डैम फंड के वो किधर गया, आजकल वो उनको चौकीदारे पे आपने रखा है कि नहीं रखा, वो तो कहते हैं मैं चौकीदार वहां पर करूंगा। उनको अभी तक आपने उसकी अपॉइंटमेंट नहीं की है चौकीदारे की, जो वहां पर उनका चौकीदार उस डैम की कर दे। उन्होंने जो पैसे जमा किए थे वो फंड के पैसे किधर चले गए, चलिए अब ये भी साकिब डैम निसार पे साहब काम तो तो हमारा हो गया है, मौजूद कुलदीप साहब। इससे भी बहस एक्शन नहीं ले है ना। कि वो नौकरी पे बहाल करें दोबारा। अगर वो नौकरी से निकाल दिए गए हैं चौकीदार से, उनको चौकीदार से मेरी रिक्वेस्ट होगी अब्बासी साहब से कि उनको वो चौकीदार भी दे दे और जो फंड है उस पर अच्छा, भी वो। अब भाई साहब ये बताएगा कि मेरा इब्तिदा में भी नुक्ता ये था कि ये जो इस तरह के वाकयात होते हैं, जाहिर बात है इनकी बहुत ही मतलब दिल खराश वाकयात है, जिनकी फैमिलीज के प्यारे चले गए उनसे पूछिए। इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या वो तरीक़ाकार है जिसपे अभी दो तीन दिन पहले एनसीओसी में एक ब्रीफिंग थी, मैं भी वहां पर था, वहां तो हमें बताया जा रहा था कि कोरोना वायरस के हवाले से सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान एक अच्छा इत्तेफाक पाया जाता है। इस मामले पर भी इत्तेफाक से अगर आगे बढ़ा जाए, और हम समझते अली जैदी साहब भी और सिंध हुकूमत भी चाहेगी कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सजा दी जाए, कोई कंबाइंड प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनाया जा सकता, या ये मामला सियासत की नजर हो जाएगा? सदाकत साहब देखें अनवार साहब, बात इस तरह है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पिछले दौर में भी थी। अली जैदी उस वक्त एक ऑपोजिशन की पार्टी के नुमाइंदा थे, एमएनए या वजीर नहीं थे। तब से वो कह रहे हैं, पहले तो मेरा सवाल है कि हमारे जहाज़ की रिपोर्ट जहाज़ के हादसे के 1 महीने बाद आ गई, उसमें चाहे आप रिपोर्ट सामने आ गई, उस पर आप जितना मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, कम से कम रिपोर्ट पब्लिक कर दी। आपकी ये रिपोर्ट पब्लिक आप छुपा रहे थे, इसको अली जैदी साहब ने हर फोरम पे जाके शोर शराबा किया, आपको पार्लियामेंट में आपसे मांगी, आपको जाके सिंध हाई कोर्ट से मांगी, तो वो रिपोर्ट आप तो छुपा रहे थे इसलिए कि। और उसके बाद अली जैदी साहब का ये इल्ज़ाम है कि उस रिपोर्ट में जो आपकी लीडरशिप है, जो 4 बड़े लोग हैं जिन पे इल्ज़ाम हैं, उनके आपने नाम काट दिए। इसके लिए तब हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो सूबाई हुकूमत है, 18वीं तरमीम के बाद ये आपका इख्तियार था, आप आज तक लोगों को सजा दे चुके होते हैं। और अगर आपने लोगों को अरेस्ट नहीं किया, तो ये भी पता लगा कि उज़ैर बलोच कहता है कि जो उसके हेड मनी थी, जो उसका सर की कीमत थी, वो भी जरदारी साहब ने और कायम अली शाह साहब ने और फरियाल तरबुल साहब ने उसको माफ़ कराई है। तो ये खाली सियासी बात नहीं है, सियासी झगड़ा नहीं है अनवार साहब, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का झगड़ा है कि क्या यहाँ की हुकूमतें इस कदर उनकी खौफनाक शक्ल है कि वो अपने लोगों को मारने वालों को प्रोटेक्शन देती हैं, और फिर वो थाने में अपॉइंटमेंट कराते हैं, वो लोगों को पॉलिटिकली सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट लेते हैं और वो बंदे मारने के बाद अपनी माफियाँ करवा लेते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसको अगर हम टैकल करेंगे वफाकी हुकूमत के तौर पे और पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत के तौर पे टैकल करेगी, तो इस पर बहुत सारे इल्ज़ामात उठेंगे। लिहाजा हम तो ये चाहते हैं कि ये सो मोटो लिया जाए। रही बात साकिब निसार साहब की, तो इनको बताना है कि कोहाला डैम, करोड़ डैम, आज़ाद पतन डैम और वो जो दयामिर बादशाह डैम है, उन पे काम शुरू हो गया है। उनकी भी कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन ये हुकूमत इंशाल्लाह, आपने पिछले 30-35 सालों में कोई डैम नहीं बनाया, इंशाल्लाह इस हुकूमत में 4-5 डैम पे प्रोडक्शन काम जो आगाज हो गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो पाए तकमील तक पहुंचेंगे। बाकी जो आपकी बातें हैं, आपको गुस्सा है साकिब निसार साहब से, मैं तो उस पर कॉमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वो जो मैंने बात की थी, वो उन्होंने एक शराब की बोतल पकड़ी थी जो बाद में सिंध हुकूमत की लेबॉरेटरी ने उसको शायद करार दिया था। मैंने उस हवाले से बात की थी कि आपको कितना ट्रस्ट करें कि आप रिपोर्टें फेयर बना सकते हैं। इसमें तो आपकी टॉप की लीडरशिप पे इल्जाम हैं। जी फैसल कुंडी साहब बताइए कि जैसे मैंने पहले सवाल किया था कि कराची में जो गवर्नेंस है और ये जो पुलिस में इस्लाहात लानी है, प्रोसिक्यूशन को बेहतर करना है, ये जो गैंग वॉर्स होती हैं, गैंगस्टर्स बन जाते हैं, जो लोग अपने कद से बढ़कर सियासी रवाबित बना लेते हैं, इसका कला कमा करना है। अब कराची में बिजली की खौफनाक लोड शेडिंग हो रही है, पीटीआई पीपल्स पार्टी खुद मिलके के इलेक्ट्रिक खिलाफ बात कर रहे हैं, बारिश होती है तो घुटने घुटने पानी आ जाता है। सर ये इस डिलीवरी को इंप्रूव भी तो आप लोगों ने करना है ना। चले आपकी राय कि जी वो अपने इश्यूज भी लेकर आए, हम भी सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं। सियासतदान, सियासी हुकूमतें अपना काम खुद क्यों नहीं कर सकती कि सुप्रीम कोर्ट को आपको रिक्वेस्ट करनी होती है, जुडिशियल कमीशन की आप लोग बात करते हैं, आपको अपने इदारों की ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन पे इतबार नहीं है? देखिए पहले तो मैं अपने भाई अब्बासी साहब की बात की तस्दीक कर लूं
वो जो साकिब निसार साहब और शकील अहमद साहब क्या बात कर रहे थे, वो ऑलिव ऑयल था, शहद की बोतल इनके अपने वजीर से जो शराब बरामद हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये शहद है, इसमें शराब नहीं, इसमें शहद थी। और मैं जा रहा था बनीगाला, तो इनकी मैं थोड़ी तस्हीह करना चाहता था, और वो लेबॉर्टरी ने की है, और मेरे ख्याल में एक कॉम्पिटेंट लेबॉर्टरी थी, इसको चीफ जस्टिस साहब को शायद उसके ऊपर एक्शन ले, लेकिन वो जो दूसरी जो शराब थी उसकी कोई लेबॉर्टरी नहीं हुई थी, वो तो मिनिस्टर के बकौल शहद हो गई थी, उन्होंने खुद ही शहद बना ली थी उसको, वो नहीं थी। हालांकि अभी भी उनकी एफआईआर आप देखें तो उसमें शराब की बोतल। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की आपने बात की, देखें पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स काम करती है। अभी आप देखें पूरी दुनिया ने, WHO ने, जिसको भी कहें, उसने सिंध हुकूमत को कोरोना के हवाले से अप्रिशिएट किया। इन्होंने कहा कि हमारे जो है आसिफ जरदारी साहब ने पिछले बजट सेशन में कहा था कि इस मुल्क में टिड्डी दल का हमला होने वाला है, आपको चाहिए कि उसके ऊपर जो है वो आप उसके ऊपर इसकी पूरी जो है वो करें, अपना बंदोबस्त करें, जो कि नहीं हो सका। क्योंकि जब टिड्डी दल जब कोरोना है तो इन्होंने कहा हम टिड्डी दल की तैयारी कर रहे थे, और जब टिड्डी दल आई तो इनको ये पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। हो जाए, देखिए ये बातें, देखें आप कह रहे हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट बिल्कुल होती है, आप कहते हैं कि जी आगे और पानी खड़ा रहा। देखिए आप आज भी जिस शहर में, किस शहर में जाना चाहते हैं, आप मियावाली जाना चाहते हैं इमरान खान साहब के शहर में, चलते हैं। अगर अगर उसका आप जवाब नहीं है ना फैसल भाई, ये तो जवाब नहीं है कि मियावाली में भी घुटने घुटने पानी है तो कराची में भी पानी हो खड़ा हो। बिल्कुल पानी खड़ा होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो जो है वो ड्रेनेज सिस्टम उसको चले। लेकिन ये बताएं, देखें हम मानते हैं हमारी हुकूमत है, हमारे साथ तो इत्तेहादी भी इनके दोस्त भी थे, एमकेएम के, इनके दोस्त हमारे साथ वो माजी के दौर में, मुशर्रफ दौर में जो है वो मेयर भी थे। हम ये भी कहते हैं कि अपने जो हमारे बलदियाती इदारे हैं उनको अपना काम करना चाहिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना काम करेगी, हम दोनों मिलके हमने इस शहर को, इस सूबे को, इस पाकिस्तान को अपने तमाम ने मिलकर बात करना। ये नहीं है कि हम हाँ एक चीज अगर गलत होगी बिल्कुल हम उसको कहेंगे गलत है, लेकिन एक चीज अगर आप कहें कि अचानक बारिश हो जाए और आप जाएं कि ये 5 मिनट में पानी ड्रेनेज सिस्टम में चला जाए और ड्रेन आउट हो जाए, तो वो नहीं हो सकता, वो किसी शहर में भी नहीं हो सकता। अगर इस्लामाबाद में भी आप चले जाएं, अगर आप मियावाली जाएं, कराची वाली सूरत हाल तो नहीं होती ना इस्लामाबाद में। टू बी ऑनेस्ट विद यू फैसल करीम कुर्दी साहब, आपने देखा है कराची में तो एक बारिश होती, सारे बरसाती नालों पे बिल्डिंगें बन गई हैं, चोक्ड हैं। तो ये तो और सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर है कॉस्मोपॉलिटन, उसकी जवाज ये तो नहीं है ना सर, 12 साल की हुकूमत के बाद आप कहेंगे जी चूंकि मियावाली में या इस्लामाबाद में पानी खड़ा होता है तो कराची में भी खड़ा होता है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मियावाली में पानी खड़ा होता है, मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ शायद, क्योंकि मियावाली मशहूर है, वज़ीर आज़म साहब का शहर है, इसलिए मैं उसकी मिसाल दी है। मैं आपको हर उसका बता रहा हूँ, देखें ये होता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि जी ये जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ये इतने सालों से इनके इत्तेहादी एमकेएम के पास है तो उन्होंने क्यों ठीक नहीं किया, ये इल्जाम है, इसको ठीक होना चाहिए। ठीक है, हम अभी भी कोशिश हमारी हुकूमत से हुकूमत कर रही है कि बिल्कुल, अगर हम कहें कि बिल्डिंग्स बन गई हैं, लोग अदालतों में जाते हैं, स्टे ऑर्डर ले आते हैं, वहां पे मुसीदत बिल्डिंग है, उस पर लोगों के स्टे ऑर्डर्स हैं, जब तक स्टे ऑर्डर्स होंगी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती है। जहां तक डैम्स की बात की है, हम अभी इंतजार में है कि इन्होंने पिछले 5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में 350 डैम बना लिए हैं, बिजली पैदा कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं। मैं इस वक्त जिस शहर में बैठा हूँ, इसके आधे जिले में इस वक्त भी 4 दिनों से बिजली नहीं है, बारिश आई है उसके बाद बिजली नहीं है। के इलेक्ट्रॉनिक्स की, आप कराची की बात कर रहे हैं, कराची के जो वो है वो किसके कौन है, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के फाइनेंसर थे जो आज कराची के जो है बिजली को कर रहे हैं। आज मुझे बताएं कि इनके अपने, मैंने अपने वजीर के मुतालिक क्या स्टेटमेंट दी, मैं तो नहीं दिलवाई ना, मैं तो दिलवाई नहीं कराची के, मैंने स्टेटमेंट नहीं दिलवाई, जो अपने वजीर के मुतालिक जो रिमार्क्स दिए, मैं नहीं देना चाहता वो रिमार्क्स जो उन्होंने किए। आपने भी सुना, अब्बासी साहब ने भी सुना, मैंने भी सुना कि उन्होंने उनके मुतालिक ऑफ जो है ऑफ द रिकॉर्ड बहुत से लोग उसके मुतालिक ये बातें करते थे, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने आज पहली दफा टीवी पे कहा कि जी मेरे वजीर जो है वो ऐसे ऐसे लोग। तो इस तरह जो है, मैं आपको बोलूं कि केपी जो है वो बिजली पैदा करने वाला सबसे जो है ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। आपने कहा है कि मसाइल तो हैं और मसाइल का हल होना चाहिए, लेकिन मसाइल पाकिस्तान में हर जगह पे है, आपका नुक्ता ये है। अगर आप सूबे की बात करेंगे तो फिर बिजली पैदा केपीके करता है तो पहले हमें बिजली पूरी करके दे फिर और दे, ये तो अगर आप बात करें। लेकिन ये बात ये है कि दावे किए गए थे कि लोड शेडिंग नहीं होती, बिजली का सब कुछ निजाम ठीक हो गया। माजी में पेट्रोल का जो क्राइसिस हो, कहते हैं हमें फ्यूल नहीं मिल रहा, जब फ्यूल ठीक हो गया फिर अब क्यों हो रही है। इनकी अपनी फाइनेंसर, हमारा तो नहीं है, वो जो ग्रुप है वो इनका फाइनेंसर था, हमारा फाइनेंसर नहीं था। ठीक, सदाकत अबाई साहब, सर टुवर्ड्स द एंड क्या कहेंगे? एंड में ये इशू गवर्नेंस के ऊपर आता है। फैसल करीम कुर्दी साहब से मैंने सवाल किया, उन्होंने आपकी जो कोताहियां हैं, आपकी जो अब तक काम नहीं उसको गिनवा रहे हैं। वे फॉरवर्ड बताइएगा, व्यूअर्स जो ये गुफ्तगू सुन रहे होंगे, आगे कैसे चलना चाहिए सर, ताकि डिलीवरी बेहतर हो और डेमोक्रेसी पे लोगों का एतमाद हो। देखिए, 2 बातें, एक तो ये है कि हुकूमत की कोई कामयाबी या नाकामी के बहुत सारे चेक्स हैं, उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये हुकूमतों और सियासतों से बड़ी बात है कि इनकी लीडरशिप पे बहुत संगीन भयानक किस्म के इल्ज़ामात हैं।
तो ये इसको मैं समझता हूँ सियासत से बालातर होकर डील करना चाहिए। ये एक इंसानी अलमिया है कि इंसानों को भत्ते की खातर 260 जिंदा इंसानों को जला के राख कर दिया गया, और उसके बाद एक आदमी कहता है कि मैं फलां पॉलिटिकल पार्टी से हूँ, और वो आके 190 या 198 बंदों के कत्ल का इंकशाफ करता है कि मैंने कत्ल किए, और कत्ल भी किसी भत्ते या किसी के कहने पे किए। तो ये बड़ी बात है। रही बात, इन्होंने कहा कि ये आपको याद है, ये कहते थे पीपल्स पार्टी वाले और पीएमएल वाले के जुलाई के मिड में खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में 80-80 हज़ार और 70-70 हज़ार अमवातें होंगी। पीटीआई की गवर्नमेंट ने, इमरान खान ने अपने विजन से स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ कराया, पूरी दुनिया कर्फ्यू लॉकडाउन की तरफ थी। इमरान खान साहब ने और एनसीओसी ने स्मार्ट लॉकडाउन कराया, जिसकी वजह से आज पंजाब में, आज पाकिस्तान ने दुनिया में, आज की जो इंपीरियल कॉलेज की रिपोर्ट आई है, दुनिया में पहले 4 नंबरों पे पाकिस्तान डील करने में हो गया है, और उसके पीछे इमरान खान का विजन है। और पंजाब जिसकी आबादी सिंध से दुगनी है, आज पंजाब में 82,000 केस और सिंध में 96,000 केसेस हैं। तो ये नाकाम भी हुए हैं, ये पुराने भी हैं, इनको ठीक करना भी चाहिए। इनकी लीडरशिप को वो कहते हैं टेस्ट आप लोग कम कर रहे हैं ना, पंजाब में ये टेस्ट ज्यादा करते हैं, ये कहते हैं यहाँ हालात जी कहते हैं टेस्ट कम होते हैं ना पंजाब में, सिंध में ज्यादा टेस्ट होते हैं कोरोना के। नहीं चलें, टेस्ट कम या ज्यादा होते हैं, टेस्ट अभी भी पंजाब में ज्यादा हुए हैं, लेकिन टेस्ट के बावजूद अमवात का भी जिक्र है पंजाब में या बाकी पाकिस्तान में, केपी में। इस वक्त जो नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल हैं, या जो ऑक्सीजन की डिमांड है, या जो वेंटिलेटर की डिमांड है, वो कम हो रही है। और इस हुकूमत ने इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, ये जो इस कोरोना के लिहाज से इक्विपमेंट था या इवन वेंटिलेटर से, वो ना सिर्फ बना लिए बल्कि अब एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए। तो ये इस कोरोना को भी हमने एक अपॉर्चुनिटी बनाया और दुनिया को दिखाया कि कोई लीडर है जिसका विजन है, जो खाली अंग्रेजों को और बरतानिया वालों को और फ्रांस वालों को कॉपी नहीं करता, बल्कि अपने स्टैंड पे खड़ा होकर तनकीद बर्दाश्त करके आज पाकिस्तान जो है वो दुनिया के कामयाब तरीन कौमों में से एक कौम है जिसने कोरोना को डील किया। और वो पीपीईज, वो मास्क जो इनके दौर में अवेलेबल ही नहीं थे, आज ना सिर्फ वो अवेलेबल हैं, लोकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बल्कि अनवार साहब आपके नाजरीन के जरिए लोगों को मुबारकबाद दें कि पाकिस्तान से अब ये चीजें एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई हैं। और पाकिस्तान के अपने वेंटिलेटर की पहली खेप एनसीओसी को और एनडीएमए को पहुंच गई है। इन्होंने बात की लोकस्ट की, टिड्डी दिल की, सर उस पे हम बात करेंगे क्योंकि अगले सेगमेंट में पूरी हमारी सदाकत साहब उस पे हम लोकस्ट पे भी बात करेंगे, यहाँ पे फखर इमाम साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने हुकूमती नुक्ता नजर पेश किया। सदाकत अली अबाई साहब और फैसल करीम कुंडी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने पीपल्स पार्टी की चूंकि सूबाई हुकूमत है उनका नुक्ता नजर पेश किया। लेकिन मैं चलते चलते जरूर कहूँगा बिफोर यू गो फॉर अ ब्रेक, और फिर हम अगले सेगमेंट में आएंगे कि ये जो इशू है ये इंसानी अलमिया है, चशम कुशा इंकशाफात है, इन पर जरूर मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब अपील की गई है, हम ये उम्मीद करेंगे कि आज खुद नोटिस लिया जाएगा और इस पर पता चलना चाहिए कि ये उज़ैर बलोच के पीछे कौन था, इसने क्यों कर इतने कत्ल किए, बल्दिया फैक्ट्री के जो बेहक नाहक लोगों का खून बहाया गया, और निसार मुराई की जो करप्शन की दास्तानें हैं उनका हमें पता चल सके कि असल सच क्या है। और इसका हम इंतजार भी करेंगे, इसको फॉलो भी करेंगे। छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हम मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और एग्रीकल्चर और भी ये लोकस्ट अटैक टिड्डी दिल की भी बात करेंगे। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक्सक्लूसिव फ़खर इमाम साहब से, जो फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी हैं एंड रिसर्च, वो हमारे साथ होंगे। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद लौट के आएंगे। सच के साथ रहिए। ये मंजरनामा है, मंजरनामा। यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर, होंगे बेबाक सवालात और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय? बदलती राय देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी नहीं जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। तो जरूरत है एक इन्फॉर्म्ड डिबेट की, और इसीलिए मैं मिशेल बुखारी पूछूंगी वो सवाल जो है आपके जहन में।
और जवाब दूंगा मैं इम्तियाज़ गुल। वजाहत करूंगा उन पेचीदा मसाइल की जिनके जवाब शायद आप भी तलाश कर रहे हैं। नुक्ताए इम्तियाज देखिए हर जुमा से इतवार रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम व्यूअर्स, हमें ज्वाइन कर लिया है सैयद फ़ख्र इमाम साहब ने, वफाकी वज़ीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और रिसर्च। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश कि आप रात के इस पहर आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। फ़ख्र साहब, वज़ीर आज़म साहब की हवाले से सुर्खी लगी हुई आज के अखबारात में कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ख़त्म, कीमतें वापस लाई जाएँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके एज़ फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी और रिसर्च के बाद मेरे समेत तमाम लोगों में ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज़म है कि आपके आने से एक तो आपको इस तमाम फील्ड का पता है, इससे में ये जो हमारा एक अजीब किस्म का एक नेशनल करैक्टर बन गया है कि जब कीमत जो है उसको बढ़ाना हो उसमें मुनाफाखोरी भी खूब की जाती है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर ली जाती है। अब आटे की मिसाल ले लें, आटा 50 रुपए के बजाय 70 रुपए किलो मिल रहा है, चीनी जो है 53 रुपए के बजाय 85 रुपए किलो मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा इसका तोड़ कैसे मुमकिन है? पीटीवी के व्यूअर्स को बताइएगा कि कैसे आटे की प्राइस को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, हाउ आप एज ए फेडरल मिनिस्टर और प्रोविंशियल मिनिस्टर मिलकर यू वॉक द टॉक। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं पुरानी कीमतों पे लाएं, यानी पहले जो कीमतें थी, कीमतें तो उतनी ही हैं, कैसे करेंगे? देखिए जी, ये ख्वाहिश तो सबकी है कि कीमतें कम हो। काश के जो आपने बात की, हमारा मुल्क उस वैल्यू सिस्टम पे चलते तो ये कीमतों का मसला इस तरीके से ना होता जो आप है। और आपने कहा कि कुछ लोग मुनाफाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग और इस किस्म की वो जो करते हैं, हालात एक क्या कहते हैं ओलिगोपोलीज को क्रिएट कर देते हैं, चंद अफराद मार्केट को कॉर्नर करते हैं और वो कर रहे हैं। और हमें ये देखना होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा रोल असल में सूबों का होता है, क्योंकि जब से 18th अमेंडमेंट आई है तो सूबाई ज़राअत बुनियादी तौर पर अब उनके पास चली गई है। हमारा एक रोल जो फूड सिक्योरिटी का है और एक देखना है कि एक बैलेंस रखें कि ये जो, क्योंकि एक आप जानते हैं कि बुनियादी जो असूल होते हैं इकोनॉमिक्स के वो तो हैं लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। कीमत उससे डिटर्मिन होती है, जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड वही रहे तो कीमतें कम हो जाती हैं। अब हुआ जो ये जो आपने बात बुनियादी की, इसमें एक जो अनोखी बात है वो ये है कि ये बहुत अरसे के बाद हुआ है कि एक तरफ हम बर्दाश्त की हार्वेस्ट की गंदम और लोग मार्केट में आए 1400 रुपये पर 40 kg गवर्नमेंट ने जो फिक्स की थी प्राइस, शुरू में की थी जब काश्त का वक्त था 1360 जी, और फरवरी मार्च में जब देखा कि ये वैसे कीमतें बढ़ रही हैं इंटरनेशनली, और वैसे तो शुरू में ये भी था कि काश्तकार की ख्वाहिश थी कि 1460 से 1500 तक इसकी कीमत हो क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो गया था। ठीक है, पर वो नहीं हो सका, वो वक्त गुजर गया। पर उसके बावजूद जो इस दफ़ा पहली मरतबा 1400 अमूमन मिला काश्तकार को। पहले तो ये होता रहा 7-8 साल कि काश्तकार पीछे पीछे होता था और जो ख़रीदार थे वो नखरे करते थे, कम कीमत पे ख़रीदारी करते थे, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा थी। ये पहली दफ़ा हुआ बड़े अरसे के बाद कि इंटरनेशनल कीमतें भी बढ़ गई और प्रोडक्शन जो 27 मिलियन टन का हमारा टारगेट था कंट्री वाइड, जिसमें 19.67 मिलियन था टन पंजाब का और सिंध का तकरीबन 3.95 मिलियन टन, 2.5 था केपी का और बलूचिस्तान का 1 पॉइंट सम, तो ये मिला के 27 मिलियन टन। अब उसमें तकरीबन 15 लाख टन शॉर्ट हो गया, ये हकीकत है। अच्छा, अब उस वजह से और हमारी ज़रूरत जो इस वक्त है, जो हमारी आबादी है 2 करोड़ 20 लाख के करीब, उसकी जो और फिर 22 करोड़ है ना भाई? जी जी हाँ। और उसके साथ फिर ये होता है कि ये भी हमें मिलता है, उसके साथ दूसरा जो पहलू है कि हमें थोड़ा सा रिज़र्व भी रखनी पड़ती है और बीज के लिए भी हमें गंदम चाहिए अगले सीज़न के लिए। ठीक है, तो वो सब मिला के हमारा एस्टिमेटेड होता है कि 27 मिलियन। तो इसलिए अभी से ही सरकार ने फौरी तौर फैसला किया कि हम इंपोर्ट करेंगे, और ये हुकूमत ने ये फैसला तो असल में मार्च में कर लिया था और फिर उसको बढ़ा भी दिया। उससे कीमतें कम होंगी? वो कोशिश तो यही है। ये तजर्बा चीनी पर भी किया, कीमत ना कम हुई।
नहीं, चीनी की तो और इश्यूज हैं जी। अब अच्छा। ये मैं इसी पे चलते हैं ना, इस पे ज़रा ठीक है, कंसंट्रेट जी, करें जी। क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। और उस पे ये हुआ कि अब वो हमने प्राइवेट लोगों को कहा, ट्रेडर्स को, क्या आप करें, उनको मंजूरी भी मिल गई है, पर अब वो हिचकिचाहट में है 2-3 दिनों से, जो मैंने सुना है। वो ये चाहते हैं कि क्योंकि इंटरनेशनल कीमत ज़्यादा है, अगर वो आती है और ये जो उनका हार्वेस्ट होगा जुलाई अगस्त में यूक्रेन का, रशिया का, वो 38 मिलियन टन वाफिर उनके पास होती है गन्ना, ओके, यूक्रेन के पास भी और रशिया के पास भी। तो वो फिर ज़्यादा मार्केट इस वक्त उनके पास सप्लाई ज़्यादा है, तो वो जो लैंडेड कॉस्ट होगा कराची में मिसाल के तौर पर, वो अंदाज़ा है हमारा कि 1700 से ज़्यादा होगा, इतना। तो वो जो ये गैप है, वो अब सोच रहा है कि अगर हम इसको इंपोर्ट करें तो इसका फिर क्या तरीका होगा कि उसको हम मार्केट में लाएं, गवर्नमेंट उसके बारे में क्या कहेगी। तो ये एक उनके थोड़ा सा अभाम है, जिसकी वजह से उन्होंने 2 रोज़ पहले हुकूमत से बातचीत शुरू किया। तो इसके हम गौर कर रहे हैं, पर हमें डे टू डे इस चीज़ को वॉच करेंगे। ठीक है। और हम इस चीज़ को इस तरीके से भी देखेंगे, क्योंकि परसों ही मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें मैं भी मौजूद था, मुझे कहा कि आप तमाम तर चीफ सेक्रेटरी से बात करें कि किस तरह। अब ये भी फैसला किया पंजाब गवर्नमेंट ने कि वो तकरीबन ये 90,000 टन जो है वो रिलीज़ करेंगे 2 माह पे, और कीमत इतनी ज़्यादा नहीं, 1400 पे उन्होंने ख़रीदी है, 1475 रुपये। अगर इंसिडेंटल ऑफिशियल रेट 1 किलो आटे का क्या आप लोगों ने मुकर्रर किया, जो ऑफिशियल रेट है? नहीं, मैं तो ये करता हूँ 40 केजीज में। 40 केजी का क्या रेट है जी? 1400 था जो खरीदारी हुई, ठीक है। अब 1475 पे वो रिलीज करेंगे फ्लोर मिल्स को, ठीक है। जो कि पंजाब की मैं बात कर, अभी उन्होंने किया। सिंध से पूछा वो कब करेंगे, उन्होंने कहा जी हम भी इस पे जल्द फैसला करेंगे। पंजाब ने इसके ऊपर तकरीबन 2-3 हफ्ते लगा दिए कीमत मुकर्रर करने पे। ठीक है। अब वो कीमत मेरे ख्याल में उन्होंने जो मार्केट रेट है उससे कम किया, पर उसके बावजूद इसलिए की कि वो समझते हैं कि इसके साथ शायद स्टेबलाइजेशन, पर जब तक दूसरे सूबे इस पे नहीं हम महंगी करते, और इसीलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप इस पे एक मीटिंग जल्दी करें, और मैं अगले 2-3 दिन में मीटिंग इस आप ख्याल में इस पे कोई इत्तेफाक हो जाएगा? ये देखें ना जी, हमें देखना पड़ेगा कि बैलेंस, क्योंकि ये पिछले साल तमाम तर जो 41 लाख टन प्रोक्योरमेंट हुई थी सरकार की, क्योंकि उससे पीछे से कैरी ओवर भी स्टॉक्स के थे तकरीबन 30-35 लाख, तो उस वक्त 75 लाख टन के करीब था वो कैरी ओवर के समेत। इस मरतबा 66 लाख टन खरीदारी हुई है, और जो कैरी ओवर था वो 3-4 लाख था, तो पिछले साल से कुछ 6-7 लाख टन हमारे पास कम है। इसके बावजूद कि हमने प्रोक्योरमेंट पिछले साल से तकरीबन 25 लाख टन ज़्यादा की है, पर क्योंकि वो हमारा टारगेट पैदावार का नहीं हम मीट कर सके, तो उससे फिर ये गैप आया, जिससे हमने फौरी तौर पर फैसला किया। बल्कि पहली जब मैं कैबिनेट मीटिंग के मैंने जाते ही कहा कि जी हम, मेरा असेसमेंट है, उस वक्त फिगर हमारे पूरे नहीं आए थे कि हमें शायद 15 लाख टन के करीब, कि वो बैलेंस कर देते हैं ना, क्योंकि अगर आपकी सप्लाई एंड डिमांड बराबर का हो तो फिर ये जो खेलते हैं, एक है यहाँ तबका, बदकिस्मती हमारे मुल्क उस तबके को कैसे खत्म किया? अब ये आप बताएं, ये तो हुकूमतें बता रहे हैं, मैंने थोड़ी बताना है, तो हुकूमत आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी ये है, लेकिन चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, नहीं ये है, ये लोग हैं यहाँ ऐसे हैं, बदकिस्मती है जो भी हैं। ये देखिए जी, ये इनको आदतन है कि हम दौलत है, कैपिटल है, उसको मार्केट को कर लेते हैं, और उसकी एक ही वजह है कि क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा है, उसमें फिर ये कहीं ना कहीं उनका ख्याल है कि इसको हम किसी तरह निकालेंगे। आपकी जब फ़खर इमाम साहब इनके तमाम मिल मालकान से और ये जो भी है लोग, मेरी अभी उनके साथ अच्छा, नहीं, जब भी मुलाकात होगी तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि आप कैसे इनको कायल कर सकते हैं कि कम से कम ये इस पेंडेमिक की सूरत देखिए ये बुनियादी तौर सूबे करेंगे, हम सूबों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन करेंगे, क्योंकि वो उनका ये जिम्मेदारी उनकी सौंपती है कि वो अपने अपने सूबे में जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं, और हर सूबे की क्योंकि उसकी अपनी जोग्राफी है, उसके अपने हालात हैं, उसका अपना एक कल्चर कह लें, एक ट्रेडिशंस भी इसमें बहुत हैं कि जिस तरीके से वो इसको हैंडल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में कि कोशिश हमारी ये होगी कि क्योंकि जब तक मुल्क में इसमें काफ़ी हद तक कोऑर्डिनेशन हमगी नहीं होनी चाहिए, कुछ फ़र्क तो ज़रूर होगा, क्योंकि कैरेज का भी बनता है मसला। फिर जो बड़े शहर हैं वहाँ अमूमन कीमतें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं दही इलाकों से, छोटे शहरों से। बहरहाल हम समझते हैं कि इसको हम किसी तरह
मैनेज करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि आप खुद भी एनसीओसी में भी जाते हैं और 100 दिन भी मुकम्मल किए हैं, उसमें कामयाबी भी मिली है, क्योंकि अब ये कोरोना वायरस में पेंडेमिक में फूड सिक्योरिटी एक बहुत असेंशियल चीज़ है और अशिया ज़रूरिया के लोगों को फरहमी, तो इसको भी इंश्योर करना जाहिर सी बात है। एनसीओसी के फोरम में अब आप लोगों के पास एक फोरम है जहाँ रब्ताकारी हो सकती है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध भी एनसीसी के फोरम पे आते हैं, एनसीओसी में। वहाँ हमने जब ये प्रोक्योरमेंट हो रही तो वहाँ हम हर तीसरे दिन उनसे प्रोक्योरमेंट के फिगर मेरे पास होते थे, तो हम उनसे हर सूबे से पूछते थे ठीक है कि आपने क्या किया। और उसमें सिंध ने पिछले साल सिंध ने 1 टन की खरीदारी की थी, इस मरतबा 12.5 लाख टन 1.25 मिलियन टन, उनका टारगेट 1.4 था, उन्होंने 90% अपना टारगेट मुकम्मल किया, मेरे ख्याल में अच्छा किया। अच्छा, पंजाब जो था उसका 4.5 मिलियन था, उसने 4.1 मिलियन टन प्रोक्योरमेंट की। केपी नहीं करता, डेफिसिट है। 90,000 टन इन्होंने किया बलूचिस्तान ने, और 12 लाख टन पास्को ने, वफाक ने जो हमारे साथ हैं उन्होंने किया। तो इस तरीके से हम 67 लाख के करीब 66 लाख और कुछ टन पाकिस्तान की सतह पर है। हमारे पास वो सिक्योरिटी का हमारे पास है, पर हम चाहते हैं कि मार्केट में जो ये खेल खेला जा रहा है, और पर ये बदकिस्मती है कि शुरू में खेल खेला गया, क्योंकि अमूमन जब आ जाती है गंदम तो वो तो बिल्कुल फिर स्टेबल उसी तरह चलती है। या पहले दिन से इन्होंने ये कुछ चंद अफराद ने वो खेल जो पहले भी, इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की कलूजन भी शामिल होती है। चंद अफराद की होती होगी लोअर लेवल पे, जो मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है, पर कुछ लोग हैं वो जो इस चीज़ को सेंस कर लेते हैं। हाँ, खेलते हैं, पर मेरा ख्याल में वो मुल्क का नुकसान करते हैं, और हमारे सब का मिलकर इज्तिमाई पर मेरा ख्याल में जो हमारा अलर्टनेस तो है गवर्नमेंट की, ठीक है, और क्योंकि जो कवानीन है वो होर्डिंग एंटी होर्डिंग लॉज भी हैं, सब कुछ है, और कुछ इन्होंने चालान भी शायद चंद किए हैं, और जहाँ भी इनको मिलेगा। और पंजाब ने तो बड़े जी आया है कि खबर भी है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ के खिलाफ जो है एक्शन 1 अरब मालिया से ज़ायद की चीनी बरामद की है इन्होंने। हाँ, पर गंदम की मैं बात कर रहा हूँ। जी गंदम के भी हवाले से इन्होंने क्रैक डाउन वो किया। कह रहे वो उसके लिए ये कोशिश करते हैं कि वहाँ छापे वगैरह जहाँ भी इनको नजर आता है कि कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है तो यकीनन वहाँ। और आप समझते हैं इन छापों से डेटरेंट इफेक्ट आएगा? यकीनन अगर वो सही लोगों को पकड़े बिल्कुल आएगा। और टिड्डी दिल के हवाले से भी जरूर बताएगा कि आप क्या इस पहले हम पोर्शन में बात हो रही थी तो फैसल कुंडी साहब काफ़ी कह रहे थे कि टिड्डी दिल का जो हमला हुआ हमने तो मुतनबे कर दिया था, लेकिन उस पर इतना एक्शन नहीं लिया गया और उससे बहुत नुकसान हुआ। तो मैंने कहा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के कोई अपडेट आप देना चाहें कि लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने कहा कि ज़ाहिर बात है इनके जब ये टिड्डी दिल के हमले होते हैं तो उसका फॉलोअप भी आता है। इस वक्त की क्या सिचुएशन है? हम वो जो नुकसान तो हमें बहुत हो रहा है, उस नुकसान को कितना हाउ मच वी हैव कट आवर लॉसेस? देखिए जी, नुकसान तो जो पिछले साल हुआ वो कुछ तो हुआ, पर इतना नहीं हुआ, क्योंकि वरना हमारे पास ये 25.5 मिलियन टन जो हुई है ये गंदम तो हुई है, और अब ये जो उसके गंदम के हार्वेस्ट के साथ साथ ये आ रही थी टिड्डी दल मुख्तलिफ जी, ये सिस्तान बलूचिस्तान ईरान से आ रही थी, और ये थोड़ी सी जो यहाँ रह गए थे रेमनेंट्स पिछले साल के। पिछले साल एक अनोखा काम हुआ था कि पुराने ज़माने में 92-93 जब लास्ट अटैक हुआ था तो ये हमेशा वापस माइग्रेट कर जाते थे टू हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, सूडान, सदर्न सूडान, जिबूटी, कीनिया, जहाँ से ये अब फिर वहाँ बहुत बड़े स्वाम्स बन रहे हैं, और फिर वहाँ से होते हुए यमन, सऊदी अरेबिया, ओमान, ईरान। ये पहली मरतबा हो कि ईरान से अफ़गानिस्तान गई, अफ़गानिस्तान से बजरिया नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान, और फिर कॉरिडोर बनाकर डेरा इस्माइल खान से भी पंजाब में ये जो पिछली ईद थी ईद उल फितर उस पर तो ये अटैक हो रहा था, और वो बलूचिस्तान से हो रहा था। वो आपके डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लिया, भक्खर, जहंग, खानेवाल, मुल्तान, विहाड़ी, फिर आगे नीचे तीनों जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बहावलपुर के, बहावलनगर, रहीम यार खान, और फिर सिंध में। बलूचिस्तान में तो हाल ही में आज भी बलूचिस्तान में 26 अजला में ये टिड्डी दिल पाई जा रही, आज की मैं बात करूँ, और बाकी सूबों में थोड़ा थोड़ा है, पर कोई ना कोई वहाँ स्वाम है या कोई इस किस्म का झुंड नहीं है। जी हाँ, अब देखना ये है कि ये वहाँ से जो अब थरपारकर ये आते जब है टिड्डी दिल तो ये कहाँ जाते हैं? जहाँ इनको सब्ज़ा मिलता है, और अमूमन इनकी जो ब्रीडिंग होती है वो डेजर्ट एरियाज़ में होती है, नॉन क्रॉप्ड एरियाज़ में। तो ये जो हमारे नारा डेजर्ट है, थरपारकर है, ये बहावलपुर में
जो हमारा डेजर्ट है वहाँ ये आके अब इसकी ब्रीडिंग होगी। पर हमने जब ये ब्रीड करते हैं और अगर इनके ज़्यादा हों तो फिर वहाँ इनको हिट करते हैं जहाज़ के ज़रिए। 5 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान आर्मी ने दिए, 3 बीवर हमारे पास रह गए थे, चौथा था जो बहावलपुर में क्रैश कर गया फरवरी में। अनफॉर्चुनेटली द पायलट और इंजीनियर बोथ डाइड। पर उसके अलावा अब जो ये चल रहा है साथ साथ इसके 5 पहलू हैं। एक तो इसके जहाज़ हैं जो नॉन क्रॉप्ड एरिया में होता है, फिर एक माइक्रोनेर स्प्रे होता है, वो सिर्फ एक कंपनी यूके में करती है, वो हमने ऑर्डर किए थे, हमारे पास 30 हमारे पास आ गए हैं। 87 NDMA ने किए थे, वो अभी तक नहीं आए क्योंकि 50-60 ममालिक 1 सोर्स है जिससे वो लेते हैं। हम अपने भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि जहाँ ये क्रॉप्ड एरिया है तकरीबन 300 हेक्टेयर्स, जिसका मतलब है तकरीबन 750 एकड़ वो डेली उसका कर लेती है और बड़ी प्रिसीजन से उसकी स्प्रे होता है जो कि ये टिड्डी दल को मारती है। तो वो फिर उसको माउंट करते हैं आप व्हीकल्स पे और ले जाकर। फिर इसमें हमारी बहुत मेरा ख्याल में अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसको नेशनल इमरजेंसी 31 जनवरी को डिक्लेयर किया था और उसके बाद NDMA को वो मुख्तस कर दिए थे 1 बिलियन रुपीस। जो ये आने वाला साल है इसमें हमने जो एस्टिमेट किया कि हमें 26 बिलियन की जरूरत होगी कि पूरा हमें स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा कर देना चाहिए। कितने मिले हैं नए माली साल में? हमने वो प्रपोज किया, अभी वो मिले नहीं, वो हम उम्मीद करते हैं क्योंकि ये एक इमरजेंसी है जैसे कोरोना था, तो इसके लिए हमें एक पूरा सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा और उसके लिए जो 3 इदारे काम कर रहे हैं, एक हमारी मिनिस्ट्री हमारे पास तो वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के सिर्फ 31 अफराद हैं, उसमें हमें 200 और रिक्रूट करने पड़ेंगे। उसके साथ जो हमें इस वक्त जो मेजर कोऑर्डिनेशन इस वक्त कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग इन चीफ जनरल मुअज्जम साहब हमारे साथ हैं। जनरल अफजल साहब NDMA के वो सारी चीज़ को प्रोक्योरमेंट वो कर रहे हैं और यहाँ एक सेंटर बन गया पाक चाइना जो बिल्डिंग है उसमें। और जैसे वो NCOC की मीटिंग्स होती हैं यहाँ उनकी होती हैं जिसमें एक मरतबा हफ्ते में मैं खुद भी जाता हूँ। और परसों हमने बहुत से एम्बेसडर्स को वहाँ मदऊ किया कि उनको हम बताएं कि ये पाकिस्तान का जो ये लूमिंग थ्रेट है उनको हम इससे आगाही करेंगे। और फिर मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब भी उसके बाद वहाँ आके हमें विज़िट करेंगे और ये सारी चीज़ उनके सामने पेश करेंगे जो पेशरफ्त हुई है। तो इसके साथ जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है वो सूबाई हुकूमतें कर रही हैं विद द पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के कोई 7,000 से 8,000 अफराद ऑफिसर्स एंड अदर्स जो कि ऑन द ग्राउंड काम कर रहे थे जब ये फुल फ्लेयर में चल रहा था काम। और हर सूबे में उनका कमांड डिप्टी कमिश्नर्स फोकल पॉइंट थे। और रात को जब ये आके टिड्डी दिल बैठती थी किसी गांव में और दरख्तों पे या ग्रीनरी पे, तो फिर वो सुबह आके उसको स्प्रे से ख़त्म करते थे। इस हद तक कि ईद उल फितर के दिन जो डायरेक्टर जनरल थे मिसाल के तौर ज़राअत वाले, उन्होंने कहीं रास्ते में ईद नमाज तक पढ़ी। तो इस किस्म की कमिटमेंट ऑन द ग्राउंड थी। और फिर बहुत से हमारे जो ये हैं सूबे, इन्होंने तंजीमें बना ली हैं जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, टाइगर फोर्स जैसे भी लोग आ गए उसमें। बहुत सा एक मतलब है कि मुनज़्ज़म तरीके से ये एक है क्योंकि बहुत बड़ा थ्रेट है और अभी तक उस लेवल का नुकसान थोड़ा बहुत तो होता रहा है, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ और उस पे ये काम हो रहे हैं। पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये जो स्वार्म्स बड़े बड़े बन रहे हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, अगर वो आते हैं उस तादाद में तो वी शुड बी फुली प्रिपेयर्ड। ये जो हमारा और उसके लिए प्रिपेयरनेस के आपने स्टेप्स बताए। टुवर्ड्स द एंड फखर इमाम साहब बताइएगा, जाहिर बात है नया माली साल भी शुरू हो गया। एग्रीकल्चर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बजट की मंजूरी के बाद तकरीर करते हुए कहा हमारा बड़ा एम्फेसिस होगा। अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ इस वक्त आपका फोकस क्या होगा एग्रीकल्चर, क्योंकि आप भी हमेशा से कहते रहे जब भी हमारे शोज़ में आए आपने अगर पाकिस्तान को रिवाइव करना है, पाकिस्तान की आबादी को खुशहाल करना है तो एग्रीकल्चर जो निगलेक्टेड सेक्टर है उस पर तवज्जो देनी होगी। नाउ यू आर इन चार्ज ऑफ दैट मिनिस्ट्री, क्या आपका विजन है? सबसे पहले प्रोडक्टिविटी, पैदावार फी यूनिट एरिया को हमने बढ़ाना है और हमारे 5 मेजर क्रॉप्स हैं, वीट, कॉटन, राइस, शुगर केन और मकई, 5। उसके साथ लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा है शोबा, उसमें 3 पहलू होते हैं, उसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ब्रीडिंग को बेहतर करना, उसकी फीड को बेहतर करना और उसकी हेल्थ को, एनिमल्स को बेहतर करना, इन शॉर्ट। पर हमने फोकस जो करना होगा, हम 2-3 मिसाल के तौर कॉटन में हम बहुत पीछे चले गए। हमारी कोशिश होगी कि अगले 3 साल में हम ख़ास तौर इसकी सीड टेक्नोलॉजी, इसके जो इनपुट्स हैं और इसकी जो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस तरह दूसरे ममालिक ने किया कि हम उस तरफ जाएं जहाँ के प्लांट्स को बढ़ाया जाए। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बात होगी और उसमें हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारी ख्वाहिश है कि हम चाइना के साथ, क्योंकि चाइना का एक
बहुत बड़ा कंपोनेंट है ये जो हमारा सी पैक है, कि उसमें जब भी उनके सदर यहाँ आते हैं कि उससे पहले हम ऐसी प्रिपरेशन कर लें जिसमें रिसर्च एक उसका बहुत स्ट्रांग हो, उसके साथ जो हमारी एक्सटेंशन सर्विस है उनको बरूए कार ला के काश्तकार को हम ट्रांसफ़र करें टेक्नोलॉजी, ठीक, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हम नई लाएं जो कि ये लो वैल्यू क्रॉप्स, हमारे लो वैल्यू क्रॉप्स हैं, जैसे कि फ्लावर इंडस्ट्री है जिसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब हॉलैंड इतना छोटा सा मुल्क है, 45 से 50% दुनिया की उसने कैप्चर किया मोनोपोली। अगर हम उसमें सिर्फ चंद हज़ार एकड़ तक भी चले जाएं, बड़ा मुश्किल काम है वैसे, पर अगर उस तरह की हम चीज़ को ले आए जिसमें हम ब्रेक थ्रू करते हैं तो यकीन करें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कमा सकते हैं ओवर ए पीरियड। बट उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, महारत, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग। चलें, हम उम्मीद करेंगे कि आपकी लीडरशिप में ये तमाम जो महारत, कैपेसिटी और कैपिटल है वो सब लोग जो है वो चीज़ें मुयसर आएंगी। वी विश यू गॉड स्पीड। बहुत शुक्रिया सैयद फ़खर इमाम साहब के, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की और अपना विजन दिया, टिड्डी दल के हवाले से जो अब तक के इकदाम हैं उसका अहाता किया, और जो आटे की जो कीमत है उसमें कमी लाने के लिए जो अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं हुकूमत की, जो इस हवाले से पॉलिसी है उसका भी अहाता किया। व्यूअर्स, हम उम्मीद यही करेंगे कि ये जो पॉलिसी और जिस अज़म का इज़हार किया जा रहा है इसके ग्राउंड पे रिजल्ट ज़रूर आएंगे और आवाम इससे मुस्तफ़ीद होंगे। आज के लिए यही कुछ। अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर में मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेफ रही तो कल रात 10:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।